Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you online class of biology of class 9. अच्छा, आप लोग टेक्स्ट बुक्स निकाल लें और अपने साथ पेंसिल भी पकड़ें, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा समरी बता दूं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, ठीक है, कि प्लांट सेल का जो फर्स्ट लेयर है तो वो सेल वॉल से बना है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल मौजूद होता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता, ठीक है। लाइक अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल नहीं है और प्लांट्स का जो फर्स्ट लेयर है तो वो सेल वॉल से बना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, प्लांट्स की बात करें, फंजाई की बात करें या प्रोटिस्ट की बात करें तो इनका सेल वॉल मौजूद है और इनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज से बना है, फंजाई का काइटिन से बना है और प्रोटिस्ट का जो है वो बना है केमिकल से। डिफरेंट केमिकल्स कंबाइन होके इनका सेल वॉल बनाती हैं। आप लोग को मैंने होमवर्क में दिया था कि आप लोग जो है वो सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में लिखी, ठीक है, लेकिन बुक वाले फंक्शंस आप लोगों ने नहीं लिखने थे, आप लोगों ने लिखने थे सेल वॉल के फंक्शन, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों ने लिखे होंगे और आप लोग को काफी आइडिया भी उनसे मिला होगा, ठीक है, कि सेल वॉल जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देख लें तो ये जो है ये सेल वॉल के बाद बाउंड्री है। फर्स्ट प्लांट सेल का जो लेयर है, बाउंड्री है, वो सेल वॉल है और उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को इनकी थोड़ी सी समरी बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसके नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा इनका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। या आप लोग सेल मेम्ब्रेन इनको कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये फ्लूइड पार्ट है सेल का। जाहिरी बात है सेल मॉइस्ट होगा, ठीक है, ड्राई नहीं होगा, तो सेल का जो फ्लूइड पार्ट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। या सिंपली वी सेड इट द फ्लूइड पार्ट ऑफ a cell is called protoplasm। तो प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो बाउंड्री है उसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल, while in plant cell bacteria fungi and some protist cell membrane lie beneath the cell wall। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग बनाती है, ठीक है। लाइक एनिमल का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, तो उन या प्रोटिस्ट की, तो उनकी जो सेल का फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल है और सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। इसके बाद अगर सेल मेम्ब्रेन की नेचर के बारे में हम पढ़े तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज लिविंग एंड सेमी परमिएबल इन नेचर, ठीक है। इससे पहले हमने सेल वॉल के बारे में जो डिस्कशन की थी तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, सेल वॉल नॉन लिविंग है और प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो बाउंड्री है यानी सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल जो है ये क्यों है? सिमी का मतलब पार्शली, ठीक है। परमिएबल का मतलब परमिट करना, किसी चीज को अलो करना। हम सिंपल कहते हैं परमिएबिलिटी मीन अलो करना किसी भी चीज को। तो सिमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये वो मेम्ब्रेन है जो किसी भी फूड मॉलिक्यूल को पार्शली अलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को सिंपल आइडिया दे दूं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स है, ठीक है। लाइक अगर हम अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद है डिफरेंट सेल्स, ठीक है। अब सेल जो है वो लिविंग है, कलेक्टिवली सेल लिविंग है और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है। जस्ट सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, बाकी जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अलावा ऑर्गेनेलीज है तो वो कलेक्टिवली क्या है, वो लिविंग है। सेल इज अ लिविंग थिंग।
तो सेल जो है वो लिविंग है। अब अगर एक चीज लिविंग है तो उसको फूड भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, ठीक है। लिविंग चीजों की नरिशमेंट के लिए हर एक प्रॉपर जो है वो फूड कंपोनेंट्स चाहिए। सपोज आप लोग जो है वो लिविंग है तो आप लोग को हर एक चीज प्रॉपर चाहिए। अगर कोई चीज डेड हो, ठीक है, मतलब कि लिविंग ना हो, तो उनको तो कोई भी चीज नहीं चाहिए ना, ठीक है, नरिशमेंट के लिए। तो अगर सेल लिविंग है तो उसको फूड और हर एक नरिशमेंट चाहिए। अब क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल की बाउंड्री बनाती है और ये सेमी परमिएबल है। इनका मैं सिंपल एग्जांपल ये दूंगी कि सपोज एक डोर है या एयरपोर्ट पर चेक पोस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब वहां पर चेकिंग के बाद वो उन लोगों को अलाउ करते हैं जिसके पास कोई इस तरह का मटेरियल ना हो, ठीक है, जिसपे बैन लगा हो, ठीक है, कानूनी तौर पर उस पर बैन लगा हो। और उन लोगों को अलाउ करते हैं जिसके पास ये चीजें मौजूद ना हो, और उन लोगों को अलाउ नहीं करते जिनके पास कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो कानूनी तौर पर उस पर बैन लगा हो। तो चेक पोस्ट की एग्जाम्पल जो है यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जाम्पल है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये सेल के अंदर उस मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा जो सेल के लिए बेनिफिशियल है, और उस मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगा जो सेल के लिए हार्मफुल है, ठीक है। उन मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा जो सेल के लिए बेनिफिशियल है, और उनको अलाउ नहीं करेगा जो सेल के लिए हार्मफुल है। मैं सिंपल एग्जांपल और भी चलिए सिंपल कर लेती हूँ। सपोज आप लोगों की क्लास की डोर है, ठीक है, तो मैं प्रोक्टर को खड़ा करवा दूं, मैं प्रोक्टर को कहूंगी कि जस्ट क्लास 8 की स्टूडेंट जो है वो अलाउ होंगे, बाकी 9 10 के अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लास जो है ये जस्ट 8 के लिए है, 9 10 के लिए ये नहीं है। तो ये जो है ये प्रोक्टर को जो मैंने खड़ा किया है तो ये एज यहाँ पे एज अ गार्ड जो है वो खड़ा होगा या खड़ी होगी, ठीक है। उन लोगों को अलाउ करेंगी जो क्लास 8 के हैं और उन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेंगी जो क्लास 9 और 10 के हैं। तो इसी तरह हमारे सेल के लिए जो चीज़ें अच्छी होती है उसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर लेती है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती तो उसको क्या करती है, उसको अलाउ नहीं करती। इसको हम क्या कहते हैं, पार्शली। इट्स मीन के सारे मटेरियल इनसे पास नहीं हो सकते, बेनिफिशियल पास होंगे और हार्मफुल जो है वो पास नहीं होंगे। क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल ना होती और लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल को अलाउ करती तो फिर सेल के लिए जो है वो ये नुकसानदेह होते, सेल डैमेज हो जाता, ठीक है। और सेल तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, अगर सेल डैमेज हो गया तो इट्स मीन कि ओवरऑल बॉडी को फिर क्या है, फिर जो है वो खतरा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एज अ गेट काम करती है, ठीक है। अब हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल है इसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो लार्ज होते हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं। लार्ज और स्मॉल का क्या मतलब है कि हमारी फूड कंपोनेंट जो है वो कंसिस्ट है 3 कंपोनेंट्स पे, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। लार्ज मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। अभी आप लोग खुद सोचिए कि अगर लार्ज मॉलिक्यूल जिसकी डाइजेशन प्रॉपर ना हो वो सेल के अंदर जाएंगे तो सेल के लिए खतरा होगा ना, ठीक है। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड होते हैं यानी स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं तो अगर वो अंदर जाएंगे तो सेल के लिए बेनिफिशियल है, सेल इनको इजिली डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यही वजह है कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो एक्ट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग and it is called semi-permeable membrane. What is mean by semi-permeable membrane? It allow the small molecule and does not allow the large molecule. Why? क्योंकि large molecule सेल के लिए harmful है। आप लोग जब फूड लेते हैं और आप लोग प्रॉपर डाइजेशन नहीं करते, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट नहीं करते, आप लोग चीविंग सही नहीं करते, तो आप लोग को डायरिया की डिजीज लग जाती है। ये क्यों लगती है? क्योंकि आप लोग की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। तो यही वजह है कि अगर सेल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल जाएंगे तो उसके लिए फिर नुकसान होगा, ठीक है। अगर स्मॉल जाएंगे तो वो इजिली डाइजेस्टेबल है, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब लार्ज मॉलिक्यूल कौन से हैं? लार्ज मॉलिक्यूल हमारे साथ फैट है, ठीक है, लाइक फैट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, या सिंपल हम कह देंगे लिपिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लार्ज मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट करना है स्मॉल में, ठीक है। लिपिड की जब ब्रेकडाउन होती है तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होता है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल में ऐसे कन्वर्ट होता है कि इनसे जो है वो फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड बनता है, प्लस इनके साथ बनता है ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल बनता है, ठीक है।
फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बनता है। अब अगर हम इस लिपिड को देख ले तो लिपिड जो है दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, फैटी एसिड इज स्मॉल मॉलिक्यूल, ग्लाइसरॉल इज स्मॉल मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर हम देख ले तो ये लार्ज मॉलिक्यूल जो है इसको सेल मेम्ब्रेन तब तक अलाउ नहीं करेगी जब तक ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ना हो। जैसे ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी तो इस रिजल्ट क्या होगा, ये फिर आगे सेल के अंदर जाएंगी और सेल इनसे क्या ऑब्टेन करेंगी, अपनी नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगी, मतलब अपना नरिशमेंट लेंगी। इसके अलावा अगर इनकी कंपोजिशन को हम देख ले तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज से बनी है, ये बनी है प्रोटीन्स और लिपिड से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, ये प्रोटीन से बनी है और लिपिड से बनी है। इसके अलावा अगर इनका स्ट्रक्चर हम देख ले तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक जो था वो सिंगर था और दूसरा निकोलसन था। 1972 में इन लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया। ठीक है, और स्टडी करने के बाद जो है क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये है, और ये मॉडल जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है, ये सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक जो है वो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का ये मतलब है कि इसमें जिस तरह आप लोग सैंडविच खाते हैं ना, तो सैंडविच का जो अपर लेयर है वो मतलब सैंडविच जो है जब आप लोग खाते हैं तो उसकी 2 लेयर्स होते हैं और मिड में जो मटेरियल, सपोज आप लोग जो है वो शामी कबाब का सैंडविच खा रही है, एक का सैंडविच खा रहे हैं, डिपेंड करता है। तो वो जो अपर और लोअर 2 लेयर्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो इस लिपिड काम करते हैं। एग्जांपल दे रही हूँ। और सैंडविच मतलब इनके मिड में जो मटेरियल है ना वो प्रोटीन्स की तरह होते हैं। सिंगर और निकोलसन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम सैंडविच की तरह है। ठीक है, जिस तरह सैंडविच में 2 लेयर्स होते हैं और अंदर मटेरियल होते हैं, इसी तरह लिपिड बाइलेयर, एक लेयर जो है वो अपर होता है, एक लेयर लोअर होता है और मिड में जो है प्रोटीन को सैंडविच किया है। ठीक है, मतलब प्रोटीन को बंद किया है, एम्बेडेड किया है। किस चीज ने एम्बेडेड किया है? लिपिड बाइलेयर। 2 लिपिड बाइलेयर मीन 2 लेयर ऑफ लिपिड, अपर लेयर, लोअर लेयर, और मिड में क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। नीचे डायग्रामेटिकली डिस्क्रिप्शन दूंगी। ठीक है, अभी इसको थ्योरेटिकल पहले पढ़ लेते हैं। इसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट अबाउट होल, सम स्टे एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये फ्लोट करते हैं और कुछ जो है वो एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड विद प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। आप लोग ये आइडिया जहन में रखें कि अगर सपोज हम सिंपल पढ़ते हैं ग्लूकोज, तो इसको हम कहते हैं सिंपल, ये ग्लूकोज है, लेकिन अगर इनके साथ कंबाइन हो जाता है लिपिड तो फिर इनसे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बनती है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। Now we simply say that when the glucose is combined with the lipid, collectively a complex is formed which is called glycolipid. इसके अलावा अगर प्रोटीन्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, अगर सपोज मैं कहूँ कि प्रोटीन्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं किस चीज के साथ? लिपिड के साथ, या सिंपल कहूँ कि ग्लूकोज के साथ, तो इस रिजल्ट इनसे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड प्रोटीन, ग्लूकोज, lipid, and collectively they are called glycolipid. Glyco mean glucose, lipid mean lipid. Glyco mean glucose and protein mean proteins. तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग करते हैं, फ्री होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि उसमें उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, मर्ज्ड होते हैं उसमें। इसके अलावा सिंगर और निकोलसन ने ये भी कहा था कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है, तो ये जो है ये 2 टाइप्स हैं।
एक हमारे साथ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक, और इसका जो सेकंड है वो है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो अगर आप लोग देख ले तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इनके नेम से आप लोग को पता चल रहा है कि एक जो है वो क्या है कि मतलब एक आउटसाइड पे होते हैं एक्सट्रिंसिक जो है, और इंट्रिंसिक जो है वो इनसाइड पे होते हैं। फिर इसके अलावा इंट्रिंसिक प्रोटीन को फर्दर डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, ठीक है। इनकी फर्दर जो डिवीजन होती है वो 2 टाइप्स में होती है। यहाँ मैं गैप दे दूँ, फिर इसकी अलग डिवीजन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन की अलग सी 2 टाइप्स है। एक हमारे पास जो है वो पार्शली एम्बेडेड है, ठीक है। एक हमारे पास पार्शली एम्बेडेड, और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है कंप्लीटली एम्बेडेड। कंप्लीटली एम्बेडेड, एक हमारे पास पार्शली एम्बेडेड है और एक हमारे पास कंप्लीटली एम्बेडेड है, ठीक है। पार्शली जो एम्बेडेड होता है तो वो जस्ट आउटर सरफेस, मतलब जो है हाफ मर्ज्ड होता है, और कंप्लीटली जो एम्बेडेड होता है तो वो हमें दोनों सरफेसेस से दिखाई देता है। लाइक आप लोग बुक की तरफ देख ले तो आप लोगों के बुक में ये जो येलो कलर के चैनल्स दिखाए हैं ना, ठीक है, येलो कलर के चैनल्स, तो ये this is a type of intrinsic protein, but which one kind? This is a completely embedded. आप लोग पेज 73 पे देखे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें ये येलो कलर जो है ये completely embedded है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर भी ये दिखाई दे रहे हैं या अपर सरफेस पर, और इनके लोअर सरफेस पर भी ये हमें चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये completely embedded है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर के देख ले जो अपर मेम्ब्रेन पे है और लोअर मेम्ब्रेन पे है, तो ये पार्शली एम्बेडेड है। ये आप लोग को एक साइड पे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड पे जो है ये मर्ज नहीं हुई है, तो ये पार्शली, पार्शली का मतलब कि हाफ ये एम्बेडेड है, और ये जो है ये क्या है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड है। इसके अलावा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसको हम डायनेमिक मॉडल भी कहते हैं। डायनेमिक का मतलब दिस इज अ डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब जो चीज मूवमेंट करती है, ठीक है। दिस इज अ डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक का मतलब जो चीज मूवमेंट करती है। अब इसमें वो कौन सी चीज है जो मूवमेंट कर रही है, तो वो प्रोटीन्स है, ठीक है। प्रोटीन जो है इसमें फ्लोट करती है, फ्लोट का मतलब मूवमेंट करती है फ्रीली, या तो अटैच होती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, और या फ्रीली क्या करती है, मूवमेंट करती है। इसके अलावा अगर हम इनके डायग्राम्स को देख ली, ठीक है, पहले डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद जो है वो हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जो आप लोग अपनी बुक की तरफ देख ले, पहले बुक वाले एक्सप्लेन कर दूँ, तो इसके बाद यहाँ जो स्लाइड में है वो एक्सप्लेन करवा दूंगी। According to Singer and Nicholson, who gives this model in which one year? In 1972. अच्छा, अब उन लोगों ने क्या कहा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सैंडविच की तरह है, ठीक है। सैंडविच की तरह कैसे है कि 2 लिपिड बाइलेयर ने एम्बेड किया है, मतलब जो है वो क्या एम्बेड किया है, ठीक है, मर्ज किया है कौन से लेयर को, प्रोटीन लेयर को। अपर लेयर जो है दिस इज द फर्स्ट लिपिड लेयर, नीचे वाला सेकंड लिपिड लेयर, तो कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर। इसके अलावा ये ब्लू कलर के जो है ये कॉम्प्लेक्स है। कुछ प्रोटीन्स फ्रीली मूवमेंट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड जो दिखाया है तो ये आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स बना है, किस चीज का कॉम्प्लेक्स बना है, ग्लूकोज का और लिपिड का। ग्लूकोज और लिपिड की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। फिर इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दूसरी साइड पे आप लोग के लिए जो कॉम्प्लेक्स बना है वो ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना है। इसके बाद आप लोगों को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं, ये येलो कलर के जो है ये कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, और ये ग्रीन कलर के जो है ये पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है।
इसके अलावा ये जो पर्पलिश कलर के दिखाए है तो ये आपके साथ कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और ये जो वेवी शेप में मिड में दिखाए है तो ये सारी प्रोटीन्स है। और इनसाइड ऑफ द सेल आप लोगों को दिखाया है, इसके अलावा आउटसाइड ऑफ द सेल भी दिखाया है, ठीक है। इनसाइड भी दिखाया है और आउटसाइड भी दिखाया है। इसके अलावा आप लोग स्लाइड की तरफ देख ले तो स्लाइड में आप लोग को डिफरेंट चैनल्स नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के चैनल्स है, ठीक है, इसको प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। तो इस चैनल्स के जरिए जो है ये फूड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं और सेल के बाहर जाते हैं। अब ये चैनल्स जो है ये सेमी परमिएबल है, इट्स मीन कि ये दरवाजा तब खुलेगा जब मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो, ये स्मॉल हो। ये डोर जो है ये बंद होगा अगर मॉलिक्यूल्स लार्ज हो, जब स्मॉल होगा तो डोर खुलेगा और जब लार्ज होगा तो डोर बंद होगा, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इंटीग्रल प्रोटीन्स आप लोगों को दिखाए हैं, कोलेस्ट्रॉल दिखाया है, ग्लाइकोलिपिड कॉम्प्लेक्स दिखाया है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कलेक्टिवली इन सब का काम जो है ये एज अ चैनल काम करता है। एज अ चैनल कैसे काम करेगा कि फूड मॉलिक्यूल को सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो क्या करेगा, एक मतलब फूड मॉलिक्यूल की एंट्री करेगा और एग्जिट करेगा, ठीक है। या तो सेल के बाहर मॉलिक्यूल जाएंगे या सेल के अंदर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल्स, ठीक है, इस प्रोटीन चैनल्स के जरिए। इसके अलावा अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देख ले, ठीक है, तो इनके डिफरेंट फंक्शंस है। like control movement, cell membrane is selectively permeable membrane, so it control the movement of material passing through it. सेल मेम्ब्रेन दोबारा बता रही हो, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की आप लोग डिफिनेशन लिख के द प्रोसेस in which the membrane allow, या सिंपल आप लोग ऐसे लिखे when, इनकी डेफिनेशन लिख के when the membrane allow small molecules and does not allow large molecules is called पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं सिंपल लिखूंगी PM, ठीक है। ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि SPM सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने टू द पॉइंट लिख दिया, आप लोग फुल लिख के। परमिएबल का मतलब किसी चीज को अलाउ करना है, ठीक है। सेलेक्टिवली का मतलब कि सेलेक्ट करके अलाउ करेंगे, जिस तरह किसी भी चेक पोस्ट पर गाड़ियों को सेलेक्ट करके अलाउ करते हैं, इसी तरह एयरपोर्ट में आप लोग जब एंटर होते हैं चेक पोस्ट पे आप लोग की बाकायदा चेकिंग करके अलाउ करते हैं। अब ये चेकिंग और ये हर एक चीज क्यों होती है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर ये चेक पोस्ट ना हो, ये मेम्ब्रेन ना हो तो सेल के अंदर हार्मफुल मटेरियल जाएंगे जो सेल को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा गिव शेप, इट गिव शेप टू द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल को एक खास शेप देता है। क्यों एनिमल सेल को एक खास शेप देता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता ना, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल शेप देता है, लेकिन एनिमल का जो फर्स्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट का जो फर्स्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है। तो ये जो है ये शेप इसलिए देता है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, फर्स्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। इसके अलावा प्रोटेक्शन है, इट आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द एनिमल सेल। अब जाहिरी बात है प्लांट सेल का तो ये सेकंड लेयर है, लेकिन फर्स्ट लेयर ये किस चीज का है, ये एनिमल सेल का है। तो अगर फर्स्ट लेयर है तो ये किस को प्रोटेक्शन देगा, ये जो है ये एनिमल सेल को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद जो है वो हम इसको एक रीड दे देते हैं, आप लोग बुक की तरफ देखिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को रीड देते हैं, इसके बाद आप लोग को दोबारा भी रिपीट करवा दूं कि आप लोग के जहन में ड्रिल हो जाए। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट एनिमल सेल का, और सेकेंड लेयर है प्लांट सेल का, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल का फर्स्ट लेयर किस चीज से बना है, सेल वॉल से बना है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें आ जाता है प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म, हमारे साथ जो सेल है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, तो इसके अंदर जो है एक फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और सिंपली भी इससे आप लोग अपने साथ साथ नोट करते जाए कि द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है उसको, सेल का जो फ्लूइड पार्ट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। However, in the cell of bacteria, plant, fungi and some protists, cell membrane lies beneath the cell wall. इसके बाद आप लोग को लोकेशन के बारे में बताया है, कंपेयर किया है एनिमल्स और प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई की सेल को कंपेयर किया है। तो एनिमल सेल का जो है ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेल का जो पहला लेयर है वो कौन बनाता है, वो सेल मेम्ब्रेन बनाती है। और प्लांट सेल का जो है ये क्या है, ये सेकेंड लेयर है। क्योंकि बैक्टीरिया का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल से बना है, तो सेल मेम्ब्रेन का सेकेंड लेयर है। प्लांट्स का फर्स्ट लेयर सेल वॉल से बना है, तो इसका सेकेंड लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। फंजाई का फर्स्ट लेयर सेल वॉल से बना है, तो इसका जो सेकेंड लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा सेकेंड पैराग्राफ की तरफ देखिए, पेज 72 पर, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट करती है, ठीक है, सेल कंटेंट्स को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कैसे सेपरेट करती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाहर एनवायरनमेंट से फूड जो है वो सेल की तरफ भिजवाती है। बाहर एनवायरनमेंट आप लोग आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना सोचें, आप लोगों के सेल आप लोगों की बॉडी के अंदर ही पड़े हैं, ठीक है। आप लोग की जो बॉडी के जो सेल्स है आप लोग की बॉडी के अंदर ही पड़े हैं। अब सपोज आप लोग की बॉडी का एक सेल जो है वो एक जगह पे है, तो आउटसाइड उनकी जो बाउंड्री है तो वो इसका एनवायरनमेंट है। इट्स मीन आई एम टॉक अबाउट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इनसाइड बॉडी जो है वही सेल का क्या है, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब बाहर बॉडी से फूड मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल की तरफ जाएंगे। आप लोग जो है वो सिंपल देखें कि आप लोग जो फूड खा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने फूड खा लिया तो स्टमक में इनकी क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है। जब स्टमक में डाइजेशन हो जाती है तो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल होते हैं वो लिवर में जमा हो जाते हैं। फिर लिवर से ब्लड के जरिए ये सारी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब सपोज हमारे जो स्किन के अंदर सेल्स है, तो स्किन को तो विटामिन ई चाहिए, तो स्किन अपने लिए विटामिन ई ले लेगा। अब हमारे बोन्स है, तो हमारे बोन्स को विटामिन डी चाहिए, तो वो लिवर से अपने लिए ब्लड के जरिए विटामिन डी ले लेगा। अब विटामिन डी पहले बोन्स के सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि हमारे बोन्स के सेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग की बेस स्ट्रॉन्ग होती है तो एज अ रिजल्ट वो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप लोग बेस परफेक्ट डालते हैं तो फिर वो बिल्डिंग भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बेस अगर जो है सही नहीं बनी हो तो फिर वो बिल्डिंग जो है वो वीक होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सेल के अंदर पहले जाएंगे ये सारे मटेरियल। तो अगर सेल के अंदर मटेरियल जा रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसको क्रॉस करेंगे, एनिमल्स में पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और प्लांट्स में जो है वो सेल वॉल को क्रॉस करेंगे। सेल वॉल याद रखिए पोरस है, ठीक है ना। पोरस का मतलब कि सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है, उसके जरिए जो है फूड मटेरियल जाएंगे। अब सपोज मैं कहूँ कि हमने मिल्क ले लिया, स्टमक में इनकी डाइजेशन हो गई, विटामिन डी लिवर में चला गया। अब विटामिन डी बोन्स के सेल्स को चाहिए, तो
लिवर से ब्लड के जरिए ये बोन के सेल्स की तरफ जब आएगा तो पहले ये क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये अलो करेंगी विटामिन डी के मॉलिक्यूल्स को, अगर लार्ज है तो अलो नहीं करेंगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन अगर स्मॉल है तो क्या करेंगी, फिर अलो कर देंगी। अब जो है बोन्स के सेल्स के अंदर विटामिन डी चला गया, तो अगर बोन्स के सेल स्ट्रॉन्ग होंगे तो इस रिजल्ट क्या स्ट्रॉन्ग होगा, इस रिजल्ट पूरी बॉडी पूरी बोन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस मतलब इस मैकेनिज्म पे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी की सेल्स को नरिशमेंट चाहिए। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है ये एज ए सेपरेशन काम करता है। लाइक आप लोग का रूम है और आप लोग के रूम के बाहर हॉल है, एक जगह है, ठीक है, तो आप लोग का जो डोर है, रूम का डोर है, तो वो एज अ बैरियर काम करती है, मतलब हॉल को जो है वो रूम से सेपरेट करती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेल से कौन सेपरेट करती है, सेल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका क्लियर करवा दिया। सो इट्स कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। It also enables the cell to form separate compartments within the cell in which specialized metabolic process such as photosynthesis and aerobic respiration can take place. अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग को ये आइडिया दिया है, ठीक है, यहाँ लास्ट में मैं एक्सप्लेन करवा दूँ ये पॉइंट के सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्योंकि अगर एक सेल है और सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं ओपन कर लूँ तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब सपोज ये जो है ये सेल है, आप लोग इस तरह कर ले कि बुक पेज जो है, बुक पेज 71 निकाल ले। बुक पेज 71 पे आप लोग के लिए प्लांट और एनिमल सेल है। तो ये जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, ठीक है ना। आप लोग को गोल्जी वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, एनिमल सेल की तरफ देखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो ये सेपरेटली, मतलब सेल की आउटर कवरिंग भी सेल मेम्ब्रेन से बनी है और इनके अंदर ये बाउंड्री जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन से बनी है, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। सपोज मैं अगर बात करूं कि एक रूम है, तो उस रूम का अपना डोर भी है और फर्दर उसमें छोटी छोटी रूम्स है, तो फर्दर उन छोटी छोटी रूम्स का अपना डोर है, तो ये कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं ना। तो इसी तरह की कलेक्टिवली पूरी सेल की आउटर बाउंड्री जो है उसकी अपनी बड़ी सेल मेम्ब्रेन है और हर एक अंदर जो इनकी ऑर्गेनेली है तो वो भी अपना जो है सेल मेम्ब्रेन रखती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को मतलब इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिक का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन, ठीक है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से प्रोसेसेस है, तोड़ फोड़ के अमल को हम कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस तोड़ फोड़ के अमल को हम कहते हैं, या सिंपल हम कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। इधर मैं लिख दूं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये तोड़ फोड़ का अमल है जिसमें क्या होती है, डाइजेशन होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग को पता है, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए फूड बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से अपने लिए फूड बनाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की भी डिफिनेशन लिख के, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से। इधर मैं आप लोग के लिए रिएक्शंस लिख रही हूँ। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें वाटर कंबाइन होता है, ठीक है, वाटर कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इस रिजल्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12 और 6। और इसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, इसके साथ साथ जो है वो रिलीज होता है ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आ रही है मेरी वॉइस को सुने, ठीक है। यहाँ पर जो है ये H2O है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ये कैपिटल 2 और इसको इग्नोर कर दे, जस्ट आप लोग फॉर्मूला सुने, H2O
फिर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, फिर इस रिजल्ट क्या बनता है C6H12 और 6 ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के साथ क्या रिलीज होता है ऑक्सीजन। इसके अलावा रिस्पायरेशन इसका ऑपोजिट है। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि यही ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो इस रिजल्ट क्या बनता है, किस चीज के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और हमारे साथ इस रिजल्ट जो है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये इसका ऑपोजिट है प्लस वाटर। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है ये कहाँ पे होते हैं, इसकी परफॉर्म करने में सेल मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट बाउंड्री है, ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री है किसी भी मॉलिक्यूल को अलो करने के लिए, ये फर्स्ट बाउंड्री है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आएंगे या कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तभी ये प्रोसेसेस परफॉर्म होंगे, अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो प्रोसेसेस तो नहीं होंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स एंड अदर केमिकल्स। मेम्ब्रेन जो है ये रिकॉग्नाइज करती है हार्मोन्स को, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लाइक हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमें चेंजेस आते हैं, दिस इज ड्यू टू हार्मोन्स। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, तो अगर आप लोग वर्क करते हैं, आप लोग थिंकिंग करते हैं, आप लोग बुक पढ़ते हैं, आप लोग की मेमोरी, ये सारी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करती है। अब ब्रेन को ये मैसेजेस कौन ले जाता है, न्यूरॉन्स ले जाते हैं। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर का मतलब ट्रांसफर करना। आप लोग बुक पे 72 पे देखे, ठीक है, लास्ट लाइन में। चलिए ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है ये फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेज 72 पर जो है आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाना है, पेज 73। पेज 73 पर सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाना है, लेबलिंग जो है वो एक साइड पे करनी है, कैपिटल लेटर्स में डबल अंडरलाइनिंग। जी जुबैर क्वेश्चन करें आप। मैडम ये एरोबिक रिस्पायरेशन का समझाए। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सिंपल हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन क्यों होती है, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। लाइक आप लोग कहते हैं ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं तो Yes, एनर्जी madam. रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। समझ आ रही है? हली अच्छा हलीमा क्वेश्चन करे आप। और मैडम ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है जो दूसरे से सेल मुख्तलिफ मेम्ब्रेन है? और सेल वॉल में ये डिफरेंस है कि प्लांट का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल से बनता है और एनिमल का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन से बनता है। अब सेल वॉल जो है वो पार्शली परमिएबल नहीं है, मतलब वो हर एक मॉलिक्यूल को अलाउ करेंगी, ठीक है। अब जो चेक पोस्ट है जहां पर चेकिंग Yes. होगी कि कौन सी मॉलिक्यूल ने अंदर जाना है और कौन सी मॉलिक्यूल ने नहीं जाना, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन। असल प्रोटेक्शन जो दे रही है वो सेल मेम्ब्रेन दे Yes, रही है, madam. ठीक है। बस Yes, madam. Thank you.